हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ग्रहों की जो दशाएँ हैं, उनके प्रभाव कैसे समझा जाता है। इसी बीच में वक्री ग्रह को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न करने शुरू कर दिए। देखिए, जो वक्री ग्रह की स्थिति है उसको थोड़ा-सा पहले समझा देता हूँ। एक्चुअल में ग्रह वक्री होने का साइंटिफिक अर्थ इस बात पर है कि सूर्य से एक दूरी बन रही है और उस दूरी की वजह से अपनी स्पीड को ग्रह बढ़ाता है ताकि वो कहीं न कहीं एक बैलेंस को स्टैब्लिश करके रख सके। ये तो बात हुई साइंटिफिकली, यानी कि फिजिक्स की किताब उठा के आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कहीं न कहीं ये थ्योरी काम करती है। टाइम को और एक डिस्टेंस को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं ग्रह इस आधार पे। ये थ्योरी बेसिकली ज़्यादा लागू होती है उन ग्रहों पे जो कि पृथ्वी से आगे की तरफ है, जैसे कि मंगल, गुरु और शनिदेव। अब बात करें कि इसी स्थिति को जब हम आध्यात्मिक एंगल से पढ़ेंगे तो क्या होगा। सूर्य हमारे लिए आत्मा है और अलग अलग ग्रह के अपने कारक तत्व हैं। तो जब कभी भी ग्रह की हम वक्री अवस्था समझ में आए तो ये समझ लीजिए कि ग्रह आत्मा के प्रति, सूर्य के प्रति, साइंटिफिकली हम यही देख रहे हैं, सूर्य के एक पर्टिकुलर आगे बढ़ जाने पर, कुछ एंगल पे चले जाने पर ग्रह वक्री हो रहा है। ये कब होता है? ये तब होता है जब शनि, गुरु और मंगल जैसे ग्रह आपके सूर्य से 5 राशि के अंतर पे बैठे हों। जैसे कि आपके सामने ये कुंडली है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य और गुरु के बीच में 5 राशि का डिफरेंस है। शुक्र और बुध पे ये कंसेप्ट लागू नहीं होता क्योंकि वो मुश्किल से 3 घर आगे पीछे जा सकते हैं और शुक्र एक ही घर आगे पीछे रह सकते हैं। सॉरी, शुक्र नहीं, बुध एक ही घर आगे पीछे रह सकते हैं। शुक्र सूर्य से 3 घर के फासले बनाकर चल सकते हैं मैक्स टू मैक्स। अब वक्री ग्रह क्या समझा रहा है? वक्री ग्रह इस बात को दर्शा रहा है कि उस आत्मा के अंदर, उस जीव के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर एक अलग ही स्थिति बनी होगी। जागरूकता की स्थिति कही जा सकती है। क्यों इस तरीके से बोल रहा हूँ? क्योंकि ग्रह अपने आप को सूर्य के साथ इंक्लाइंड रखना चाहता है, आत्मा के साथ इंक्लाइंड रखनी चाहती है चीज, वहां पे हम ये समझ सकते हैं। ऐसे स्थिति में कोई सा भी ग्रह, चाहे वो शनि हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो आपके बुध या शुक्र हो, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रह वक्री है इसका मतलब है कि वो आत्मा के प्रति कहीं ना कहीं किसी चीज को ज्यादा जागरूक अवस्था में याद दिलाने का प्रयास करेगा। अब शुभ है कि अशुभ है, तो एक बात है, 9 के 9 ग्रह जो हैं वो श्री हरि विष्णु के ही रूप हैं। इसीलिए कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई सा ग्रह जो है वो अशुभ है, यानी कि श्री हरि विष्णु को अशुभ कहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे मस्तिष्क की होगी। परिस्थिति को समझना चाहिए। ग्रह कहीं न कहीं अलग-अलग तरीके की परिस्थिति को दर्शाता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शनि अशुभ है, तो ये अल्प ज्ञान की बात होगी, क्योंकि अगर समझा जाए तो शनि किस रूप में जाने जाते हैं? शनि उस रूप में जाने जाते हैं जहाँ पे एक कछुए का अवतार लेकर श्री हरि विष्णु ने पूरी जो आपकी समुद्र मंथन है उसको करवाया है। उस कछुए के पीठ के ऊपर पूरा पर्वत रख के मंथन किया गया है। तो इस स्थिति में शनि एक ऐसे ग्रह के रूप में देखे जा सकते हैं जो अपने ऊपर सारा भार लेते हैं और मंथन करके शुभ और अशुभ दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं समुद्र मंथन में निकली हैं। तो अच्छी और बुरी चीजें दोनों को निकालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दूसरे भी ग्रहों को आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली कंडीशन ये नहीं सोचना है कि ये ग्रह अशुभ है या गलत काम करेगा, क्योंकि जहां आपने ये सोचा आपने सीधे सीधे विष्णु के एक रूप को तिरस्कार कर दिया। दूसरी बात कि ग्रह जब भी वक्री हो तो आप 3 ही नियम लगाइएगा। 3 नियम क्या हैं? पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि सूर्य यानी कि आत्मा के प्रति उस समय उस ग्रह की जागरूकता बढ़ चुकी है। तो क्या-क्या 3 चीज़ें हैं जिसकी जागरूकता बढ़ रही है? क्या हमें समझना है? पहली चीज़, वो ग्रह किसी भाव में जाके वक्रत्व हासिल करेगा। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर भाव से जुड़कर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि ग्रह अपना एक अलग स्थिति को मेंटेन कर रहा है। पहली कंडीशन, यानी कि उसका प्रभाव उस भाव के साथ जुड़ा होगा जहाँ पे वो वक्रत्व हासिल होगा। दूसरी चीज़, वो ग्रह किन्हीं 2 राशियों के स्वामी हो सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा ही एक-एक राशि के स्वामी हैं और वो कभी वक्री नहीं हो सकते। बाकी सभी ग्रह जो वक्री होंगे, वो 2 घरों के स्वामी बनेंगे क्योंकि उनके पास 2 राशियाँ हैं। तो पहला नियम तो ये, जहाँ बैठा है उस पे प्रभाव होने वाला है। दूसरा नियम ये है कि जो भी उनकी 2 राशियाँ जिन भी भाव में पड़ने वाली हैं, उन भाव में भी प्रभाव होने वाला है। ठीक? ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हर ग्रह का कारक तत्व है, तो उसके कारक तत्वों के अंदर भी कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रभाव आएगा। तो बस इतने से नियम को ध्यान रखते हुए चलिएगा कि जब भी कभी भी कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में दिखाई दे तो उसके कारक तत्वों को पकड़ के चलिए, उसकी स्थिति को पकड़ के चलिए और जिन भी 2 भाव का वो स्वामी है, वहाँ पे उसमें कोई ना कोई फल बनेंगे। अब शुभ और अशुभ की कोई बात नहीं होती क्योंकि डिपार्टमेंट दिए गए हैं। गुरुदेव जो हैं वो
कुछ लग्नों में अच्छे मानेंगे तो कुछ लग्नों के लिए उनको कुछ ऐसे घरों का स्वामित्व मिल जाएगा कि उन्हें वो निभाना पड़ेगा। इसीलिए पहली कंडीशन ये कि वक्री अवस्था में जब भी आप चीज़ों को देखें तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ग्रह जिस भाव में बैठ के काम कर रहा है उसको और उसके पीछे वाले भाव के प्रति कार्य होने वाला है, और जिन 2 भाव के वो स्वामी है उसके प्रति कार्य होगा। बाकी जो शनि की वक्रित अवस्था है जो कि तकरीबन जून में शुरू होगी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आ जाते हैं अपने कोर मैटर पे। गुरुदेव की अगर दशा चल रही हो तो क्या होगा? कुछ लोगों का मत है कि बहुत शुभ होती है, कुछ लोगों का मत है कि बहुत अशुभ होती है। तो पहली कंडीशन ये, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि से बनने के कारण बनने वाली कुंडली में गुरुदेव के पास नवम भाव का मूल त्रिकोण अधिकार है, ऑफिस है, और 12वां भाव जो है वो उनके हवाले है। तो कहीं न कहीं जब कभी भी गुरुदेव की दशा चलेगी, हम मान के चलेंगे कि कुंडली में एक तरफ नवम और एक तरफ 12वां दोनों अपने आप ही कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 9 और 12 के उनके स्वामित्व है। अब चीज़ ये है कि 9वें को हम या तो हायर लर्निंग्स देख लें या 9वें को हम धर्म देख लें, दोनों एक ही स्थिति है। इंसान हायर लर्निंग्स में या इंसान धर्म में तभी आता है जब वो चोट खाता है, जब वो परेशान होता है, जब वो दुखी होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि गुरु की दशा में शुरुआत के कुछ फेजेस चुनौतियों को दर्शाते हैं, ताकि व्यक्ति जो है सोचने को मजबूर होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको लेके वो हायर लर्निंग्स पकड़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, और क्योंकि एक सौम्य ग्रह है तो इसलिए कुछ नुकसान नहीं करते, चुनौतियां देकर आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जब कभी भी गुरु की दशा चलेगी तो ये सवाल कि शुभ और अशुभ नहीं, सीधा सा एक मतलब है, व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाना है। अगर धर्म के मार्ग से चल रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन होता क्या है, राहु की महादशा के बाद गुरु की अंतर महादशा आती है, तो राहु जो है धर्म के मार्ग पे चलने नहीं देता। इसीलिए आप अपने मार्ग से राहु की दशा में पलटते हो और खामियाजा गुरु के ऊपर जाता है। समझिएगा इस बात को, क्योंकि मोह लोभ सारी इच्छाएं ये राहु करा रहा है, उसके बाद आ रही है गुरु की दशा। तो गुरु की दशा में जो आपने मोह लोभ सब कुछ पकड़ के रखा है उसको खत्म करके एक नया सृजन करने की प्रयास गुरु की दशा में नेचुरली होता है। दूसरी बात कि गुरु कारक तत्व रखते हैं सुख समृद्धि वृद्धि संतान का, इसीलिए जब कभी भी गुरु की महादशा आएगी, भले शुरुआत में अड़चने आए परेशानियां आए, लेकिन सुख समृद्धि कहीं ना कहीं साथ में आने का प्रयास आवश्यक रूप से करेगी। तो ये तो साधारण चीजें हुई जो कि हम देख के समझ पाएंगे कि व्यक्ति किसी ज्ञान के प्रति बढ़ रहा है, थोड़ी सी परेशानियों के साथ ही सही, लेकिन वो एक धर्म के प्रति या किसी हायर लर्निंग के प्रति अपने रुझान को रुख को खोजता हुआ अपने जीवन में नजर आता है। तो ये तो हुआ एक पार्ट। अब आपके सामने जैसे कि ये कुंडली है, इसमें समझते हैं। यहाँ पे गुरुदेव वक्री अवस्था में, तो पहले नियम को वक्री वाले स्टेट्स के साथ लगा देते हैं। गुरु वक्री अवस्था में अपनी राशि में बैठे हुए हैं और उनकी दूसरी राशि जो है वो चौथे भाव में है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो समथिंग रिलेटेड विद द हेल्थ और पर्सनैलिटी फर्स्ट हाउस को लेकर आत्मा बेचैन रहने वाली है, और मन चौथा भाव जो है वो भी बेचैन रहने वाला है। पहली कंडीशन हो गई। जिन जातक की कुंडली जब उनकी ये दशा चली तो उस दशा के अंदर उनको ग्रोथ तो मिली है 2009 से, ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं, उन्नति नहीं हुई, लेकिन शुरुआत के समय में काफ़ी परेशानियां रहीं कि अच्छी पढ़ाई सब कुछ करने के बाद भी उस तरीके की एक तरक्की नहीं मिल पा रही थी जो कि वो चाहते थे। स्वास्थ्य के प्रति अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा परेशानियों वाला रहा। राहु की महादशा के बाद गुरु की दशा आई है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां शुरुआत में ही रही होंगी, जो कि गुरु की दशा के अंदर कुछ समय तक जाने के बाद हील आउट हुई होंगी। अब यहाँ पे जब हम गुरु को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें ऐसा लगता है कि गुरु के केंद्र में बैठ जाने से, अच्छे महापुरुष योग बना देने की वजह से दशा बहुत ज़्यादा शुभ अवस्था में जाती। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि दशा को लगाते समय लगन के साथ साथ सूर्य लगन और चंद्र लगन का भी सहारा लेना है। जो ज़्यादा बलवान कुंडली बन जाए वहां से चीज़ें बन जाएंगी। इस कुंडली के अंदर ये लगन कुंडली है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे चंद्र कुंडली लगन कुंडली से ज़्यादा बलवान थी, उसके केंद्र में बहुत सारे ग्रह मौजूद थे। अब देखिए, अब पूरी पिक्चर बदल सी गई। गुरु की दशा जो कि पहले फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा बन रही थी, बहुत आसान चीज़ों के तौर पे दिखाई दे रही थी, वो गुरु की दशा अब अष्टम भाव में बैठे हुए अष्टमेश की दशा और लाभेश की दशा थी। चंद्र कुंडली बलवान हुई और परिस्थिति बदल गई। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि जब कभी भी किसी दशा को लगाएं तो उस दशा को ना सिर्फ की लगन कुंडली से लगाइए, बल्कि चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से भी थोड़ा सा ध्यान में रख के लगाइए। इन जातक को जब सरकारी नौकरी प्राप्त हुई तो गुरु की ही महादशा थी। लगन के लिहाज से बोले तो लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड की ही दशा थी, जो
अंतर्दशाएं चली थी वो थी शुक्र की, और जो प्रत्यंतर दशा उनको मिली थी वो थी शनि की। अगर आप देखें तो चंद्र कुंडली के लिहाज से शुक्र लग्नेश भी थे, षष्ठेश भी थे, यानी कि कंपटीशन क्लियर कराने में, सफलता देने में भी सहायक थे। और शनि जो है वो इस कुंडली में योग कारक ग्रह होकर नवम और दसम के स्वामी हैं। नवम दसम का संबंध कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से राज्य से जोड़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे इस दशा के अंदर ये चीजें बनी। अब गुरु का रोल क्या हुआ? गुरु यहाँ पे अष्टमेश थे और साथ साथ लाभेश थे। लाभेश होने की स्थिति में उन्होंने लाभ दिया। अगर हम लगन से भी इस दशा को रीड करने जाएं तो हम समझ सकते हैं कि गुरु की दशा व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर उन्नति लाने में सहायक होगी। क्यों? क्योंकि देव गुरु कहीं ना कहीं अपनी कृपा दृष्टि को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज हो रही है। गुरु की दशा में व्यक्ति के जीवन में वृद्धि तो हुई है, लेकिन स्वास्थ्य के अंदर चुनौतियां भी महसूस हुई हैं। इसीलिए एक जनरल वे में अगर हम बात करें तो हम समझ सकते हैं कि गुरु की दशा चल रही हो तो संतान संबंधी चीजें हों या फिर जीवन के अंदर किसी प्रकार की खुशहाली की बातें हों, ये चीजें होंगी, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि वो किन भावों के स्वामित्व को लेकर चलते हैं। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल भी समझें तो देखिए, गुरु के अंदर सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु, इतने सारे जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे काफी दूरी पे जाके बैठे हैं, जिसमें कि दूर बैठने की वजह से तात्कालिक मित्रता नहीं बन पाएगी। यानी यहाँ पे गुरु की चंद्रमा से, राहु से, शुक्र से, सूर्य से और बुध से तात्कालिक मित्रता नहीं है। ऐसे स्थिति में गुरु और शुक्र के बीच में, गुरु और शुक्र के बीच में तो बिल्कुल भी मित्रता नहीं कही जा सकती, क्योंकि नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक शत्रु। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, जो उन्नति हासिल हुई है वो कहीं ना कहीं गुरु की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में प्राप्त हुई है। अब इसी चीज को हम लगन से भी देखने की कोशिश करें तो गुरु लग्नेश हो रहे हैं, शुक्र अंतरदशा का स्वामी, छठे भाव के स्वामी हो रहे हैं जो कंपटीशन में जिताने के लिए सहायक है, और साथ ही साथ लाभ भाव के भी स्वामी हैं। और शनि जो है वो धन प्रदान करने के लिए सेकंड हाउस लॉर्ड भी हो रहे हैं और लाभ भाव में बैठे हैं। गुरु की दशा में गुरु जो है वो शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट हैं। इस कारण से भी थोड़ी सी अड़चने, परेशानियां लाजमी थी। तो जब कभी भी किसी कुंडली में गुरु की दशा को ऑब्जर्व करना पड़े तो पहली कंडीशन यही ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक कुंडली के आधार पे 12वें का स्वामित्व तो शुरुआत में थोड़ी परेशानी देता है, और आपकी अपनी कुंडली में जिन भाव के वो स्वामी हैं लगन कुंडली से, उनको ध्यान रखना है। चंद्र कुंडली से जिन भाव के स्वामी है उनको ध्यान रखना है। और आखिरी में गुरु के ऊपर किस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियां ज्यादा हैं तो दशाओं में शुभता बढ़ जाएगी, चेष्टा बल बढ़ जाएगा ग्रह का। लेकिन अगर दशाओं में उस ग्रह के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रभाव नहीं है तो ऐसे स्थिति में वो ग्रह अपनी दशा में आपको चुनौतियों के साथ फल देते हुए नजर आते हैं। धन्यवाद।